गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। बेटा गुड इवनिंग। बेटा आप लोगों ने कहा था कि ट्रांजिस्टर पढ़ाने के लिए, तो हम लोग बेटा ट्रांजिस्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं। सभी बच्चे आ जाइए फटाफट। ट्रांजिस्टर में हम लोग जो है अपनी बात को आगे देखिए बेटा। पहली बात तो ट्रांजिस्टर के 3 कंपोनेंट होते हैं। ट्रांजिस्टर जो होता है ये ट्राइपोलर है। और बेटा इसके ट्रांजिस्टर के ना, आप पहली बात तो इसका जो वास्तविक शेप होता है वो ऐसे दिखता है। ऐसे दिखता है, 3 पिन लगे होते हैं और ये ब्लैक कलर का होता है। किसी भी पुराने खिलौने में, है ना, सिलेबस में दिया है बेटा उत्कर्ष। तुमने हमको जो दिया था वो सिलेबस कहाँ से निकाला था? सर एनटीए से, एनटीए की वेबसाइट से। वेबसाइट पे दिया था? यस सर, जो वो आता है ब्रोशर, ब्रोशर में दिया। हाँ ब्रोशर में दिया तो है। यस सर। तो आपने ये ब्रोशर से ही निकाला था? है यस सर, ब्रोशर से निकाला था। हाँ यार, ये बताओ कैसे ये लोग क्या मतलब कहते हैं एनसीईआरटी से आएगा। ब्रोशर से पूरा सिलेबस चेक किया तो उसमें ट्रांजिस्टर दिया था, एक्सरे नहीं दिया है। अब देखो ऐसा है ना, गंभीरता से देख लेना एक बार। एक्सरे एक्चुअली हमने पढ़ा तो दिया ही है। यस सर। और वो हमने इसलिए पढ़ाया है कि वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम का कुछ पार्ट भी आता है उसमें ना। सर जो एमटीजी की बुक आती है एनसीईआरटी वाली, हाँ बेटा। सर एमटीजी की बुक आती है उसमें लिखा हुआ है कि ट्रांजिस्टर इज आउट ऑफ एनसीईआरटी बट स्टिल इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। हाँ क्या करोगे। फिंगर टिप्स में दिया है सर ये सेम। भाई किसने कहा कि एनसीईआरटी से हटा दो? पिछले साल तक तो था, 2019 तक। आओ बेटा ट्राई। देखो बेटा, जंक्शन ट्रांजिस्टर जो होता है इट इज फॉर्म्ड बाय सैंडविचिंग। बनता कैसे है? या तो पी टाइप को 2 एन टाइप के बीच में हम सैंडविच करें, या एन टाइप को 2 पी टाइप के बीच में हम सैंडविच करें। 2 मेथड हो। एक तो पीएन जंक्शन आपका ये मेथड है, दूसरा बेटा आपका पीएन जंक्शन का मतलब ट्रांजिस्टर जब बनेगा तो 2 पीएन जंक्शन होते हैं। 2 पीएन जंक्शन बनते हैं। एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर में ये देखिएगा पीएन जंक्शन और एक पीएन जंक्शन ये। तो हर ट्रांजिस्टर में कितने पीएन जंक्शन है? 2। ट्रांजिस्टर के बेटा 3 कंपोनेंट होते हैं। कंपोनेंट यानी कि पार्ट्स ऑफ ट्रांजिस्टर, कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर के 3 कंपोनेंट होते हैं बेटा। पहला होता है एमीटर, और दूसरा होता है बेटा बेस, और तीसरा कंपोनेंट होता है आपका कलेक्टर। एमीटर, बेस, कलेक्टर। ट्रांजिस्टर के 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला बेटा एमीटर को ई से दिखाते हैं, बेस को बी से दिखाते हैं, कलेक्टर को सी से दिखाते हैं।
एमीटर आपका हैवी डोपिंग होती है, लिखा है नीचे, और बेस की डोपिंग सबसे कम होती है। एमीटर हैविली डोप्ड रहता है, बेस की डोपिंग सबसे कम होती है, लीस्ट डोप्ड कहते हैं, और मॉडरेटली डोप्ड रहता है कलेक्टर। फंक्शन क्या है? ये चार्ज कैरियर्स को कलेक्ट करने का काम करता है। ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, देखो अगर एनपीएन है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में है, और पीएनपी है तो यहाँ पे होल्स मेजॉरिटी में। यहाँ से होल चलेंगे और यहाँ से इलेक्ट्रॉन चलेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं एनपीएन में, यानी कि इमीटर का काम है इमिट करना, और कलेक्टर का काम है कलेक्ट करना, और बेस का काम है कंट्रोल करना। अब इनका फंक्शन समझा देते हैं हम, ठीक। अच्छा, एक बात और याद रखना, फंक्शनिंग के समय पे जो पहला पीएन जंक्शन है ये हमेशा फॉरवर्ड बाइज रहता है, एमीटर बेस वाला, एमीटर बेस, और बेस कलेक्टर का पीएन जंक्शन रिवर्स बाइज रहता है। एमीटर बेस का पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बाइज रहता है, और बेस कलेक्टर का पीएन जंक्शन रिवर्स बाइज। तो क्या सर फंडे दोनों में एक ही है? हाँ, दोनों में एक एक फंडा, वही सेम फंडा है दोनों में बेटा, फंडा जो है वो सेम। और आप सभी बच्चों ने जो क्वेश्चंस दिए हैं, ये सारे हम क्वेश्चन बेटा आज हमने टाइप करवा लिया है। अभी मेरे पास फाइल आई नहीं है, हम लोग इसको डिस्कस करके तो बेटा देखो, जब बात ट्रांजिस्टर की हो रही है, बेटा एक बार आप लोग जो है ना क्वेश्चन एक बार जरा ग्रुप पे डाल दो। मिश्रा सर की क्लास शुरू हो गई है, टॉपिक ट्रांजिस्टर डाल दीजिए जल्दी से फटाफट। मिश्रा सर हैज स्टार्टेड ट्रांजिस्टर, जल्दी डाल दीजिए। तो रैंकर में और रिवीजन में दोनों में डाल, उसमें SRB। डाल दो बेटा, कोई डाल दो। अरे डाल दीजिए, वही क्या हुआ? उत्कर्ष कौन है जो लैपटॉप से कर रहा है? बेटा वो डाल दो। चलो, तो बेटा देखिए यहां पे आ जाते हैं ट्रांजिस्टर में। हाँ, अब एक बात समझ लीजिएगा कि ट्रांजिस्टर में हम लोग जो पहला पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बाइज है, इसीलिए फॉरवर्ड बाइज पीएन जंक्शन चूंकि कंडक्ट करता है तभी ये इमीटर सप्लाई कर देता है। अब बात करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे दिए गए हैं। नॉर्मल ऑपरेशन में इन्होंने बताया है कि बेस एमीटर का हमेशा फॉरवर्ड बाइज रखते हैं, और कलेक्टर बेस का जंक्शन हमेशा रिवर्स बाइज रखते हैं, फंडामेंटल है। और एमीटर जो होता है ये कलेक्टर आर थिक लेयर, लेकिन दोनों जो होते हैं सेम टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं। मतलब अगर एन है तो एन इधर भी है, पी है तो पी इधर भी है। लेकिन मैं आपको बताऊं, इन्होंने ये लिखा नहीं है, सच्चाई ये होती है कि एमीटर से ज्यादा बड़ा होता है कलेक्टर। ये एमीटर हो गया, ये बेस हो गया, और ये कलेक्टर हो गया। मतलब बेस जो होता है वो सबसे थिन होता है, एमीटर बीच का होता है, और ये बेटा बेस। तो मतलब कहा जाए कि
साइज में हमारा कलेक्टर जो होता है भाई गो डाउन जो है वो बड़ा ही रहता है। अब आइएगा बेटा आगे आ जाते हैं कि थिन लेयर जो होती है हर जगह पे वो हमारी बेस की होती है। वर्किंग जरा मैं आपको बताऊं, जो ये वर्किंग इन्होंने बताई है, इस वर्किंग को समझाने के लिए मुझे ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। आइए बेटा, आइए देखिए, यहाँ पे मैं वर्किंग समझा रहा हूं। ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है, और जो हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है, देखिए ये एमीटर है, ये देखिए बेस है, ये देखिए कलेक्ट, ये देखिए बेस है, और ये देखिए कलेक्टर। ठीक है, अब क्या किया हम लोगों ने, एमीटर, अच्छा मान लो ये एनपीएन है, एनपीएन, एनपीएन की वर्किंग पहले पढ़ लीजिए आप। और सपोज करिए एनपीएन में यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। डोपिंग किसकी ज्यादा होती है, एमीटर की ज्यादा होती है। तो देखो एमीटर में हमने मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो है वो थोड़े से ज्यादा, एमीटर के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो हमने वो थोड़े से हमने ज्यादा बना लिए। और बेटा यहाँ पे क्या है, यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, थोड़ी सी डोपिंग कम है। तो जब डोपिंग कम कर देंगे तो क्या बनेगा, ये देखिए डोपिंग हमने यहाँ पे कम कर, राइट बच्चों, हमने डोपिंग यहाँ पे बेटा कुछ कम कर दी। अच्छा बेटा यहाँ से आ जाते हैं तो 100 मान लो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो पहली बात तो बाइजिंग बना दीजिए। बाइजिंग करते समय एक बात का ख्याल रखिएगा, पी टाइप में बहुत कम परसेंटेज में होल होते हैं। अब हमने जरा इसको बाइजिंग किया तो हम फॉरवर्ड बाइजिंग में एमीटर बेस रखना चाहते हैं, तो एमीटर एन टाइप है तो इसको नेगेटिव से करेंगे, और बेस पी टाइप है तो इसको पॉजिटिव से करेंगे। और बेटा बीच में हमने इसको क्या कर दिया, ग्राउंड कर। और यहाँ पे जब हम आएंगे तो हमारे पास क्या होगा, पी हमारा क्या है, बेस है, और बेस हमारा क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव, क्योंकि ये वाला पीएन जंक्शन जो है ना, ये वाला आपको रिवर्स बाइज बनाना है, और ये वाला पीएन जंक्शन आपको क्या करना है, फॉरवर्ड बाइज बनाना है। और आप याद रखिएगा कि यहाँ पर आपको कलेक्टर को करना पड़ेगा पॉजिटिव से कनेक्ट, राइट। अच्छा बेटा जब ये पॉजिटिव होगा तभी तो ये रिवर्स बाइज रहेगा, और जब ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, तभी तो फॉरवर्ड बाइज रहेगा। अब जरा वर्किंग देखिएगा, 100 इलेक्ट्रॉन आपके मान लीजिए इधर से चलेंगे, क्यों चलेंगे, रीजन क्या है, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का रीजन होता है कि इलेक्ट्रॉन आपके इसलिए चलते हैं क्योंकि ये पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बाइजिंग में है। हम जिसकी बात कर रहे हैं वो एमीटर बेस्ड पीएन जंक्शन है, और ये वाला पीएन जंक्शन क्या है बच्चों, फॉरवर्ड बाइजिंग में पीएन जंक्शन। जब ये पीएन जंक्शन आपका फॉरवर्ड बाइजिंग में है बेटा, तो रिमेंबर वन थिंग बेटा, रिमेंबर वन थिंग, जब ये पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बाइजिंग में होगा तो एक बात बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा कि हम इधर से इलेक्ट्रॉन फॉरवर्ड बाइजिंग में इलेक्ट्रॉन एन से पी की तरफ चलते हैं, और वो हमारे जब इलेक्ट्रॉन 90 ये 100 जाएंगे तो बीच के एक्सेप्टर एटम्स जो पी वाले हैं ये 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रोकने की प्रयास करेंगे, और 98 में से 98 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पहुंचेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ड्रॉप हो जाएंगे, राइट। तो 98 इलेक्ट्रॉन जो आपके उधर से आए हैं, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की भीड़ होती जा रही है, और ये इलेक्ट्रॉन की जो भीड़ है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ से पास करेंगे इस वाले वायर से, और इस वाले बेस के पॉजिटिव में जाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास इस तार में करंट कितने इलेक्ट्रॉन की वजह से मिलेगी, तार में करंट आपकी मिलेगी 98 इलेक्ट्रॉन की वजह से। और बेटा पता है आपको कि बेस के अगर नंबर ऑफ होल हम क्या कर दें, अगर बेस के नंबर ऑफ होल हम कर दें, थोड़े से बढ़ा दें, 2 की जगह 4 कर दें, तो ये 96 आ जाएगा। मतलब मैं आपसे बोलूं कि नंबर ऑफ होल ऑफ द बेस विच कैन कंट्रोल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू बेस, और एमीटर से बेस में जाने वाले इलेक्ट्रॉन को कितने परसेंट भेजना है, हम अमूमन मानते हैं कि 10% तक बेस जो होता है, बेस कैन कंट्रोल
बेस कैन कंट्रोल, है ना, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, बेस कैन कंट्रोल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पासिंग थ्रू इट। बेस आपका नंबर ऑफ चार्ज कैरियर जो उससे पास करते हैं, तो उसको जो है बेस क्या करता है, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर को कंट्रोल करता है और 2 से लेकर 10% तक कंट्रोल करता है, राइट। तो आपके 2% हमने कर लिए। मान लीजिए टोटल करंट कोई पूछे कि कितनी बनेगी, तो ट्रांजिस्टर की टोटल करंट जो बनेगी वो एमीटर करंट जो होती है वो टोटल होती है, दैट विल बी बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। कैसे आया बताता हूं। जैसे आपकी बेटा, जैसे आपके 2 इलेक्ट्रॉन यहां से गए, सारे बच्चे देखिएगा ग्रीन पेन से, तो 2 इलेक्ट्रॉन आपके होल के साथ कॉम्बिनेशन करेंगे, उसी समय यहां से 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे और वो इलेक्ट्रॉन आपके बैटरी के पॉजिटिव में जाएंगे और यहाँ पे 2 होल फिर से जनरेट कर देंगे। बताइए नीचे कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 2। तो ऊपर क्या जाएगी बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन की करंट, और जब 2 इलेक्ट्रॉन की करंट ऊपर जाएगी इसका मतलब बेस करंट कितने इलेक्ट्रॉन की वजह से हो गई, 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से हो गई। कलेक्टर करंट ड्यू टू 98 इलेक्ट्रॉन, और एमीटर करंट जो आपकी हो जाएगी दैट इज ड्यू टू 100 इलेक्ट्रॉन। वो कैसे हो जाएगी देखिए, बताइए एमीटर से कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए, 100। बताइए यहां से कितने आ रहे हैं, 2। यहां से कितने आ रहे हैं बताइए, 198, क्योंकि बैटरी का नेगेटिव 98 इलेक्ट्रॉन इधर से देगा और 98 और 2 मिलके यहां से कितने पास करेंगे बताइए, 100 इलेक्ट्रॉन, और ये 100 इलेक्ट्रॉन आपके यहां से फिर वापस चले जाएंगे और इसके जस्ट ऑपोजिट आपकी करंट आ जाएगी और दिस करंट विल बी एमीटर करंट। तो पूरे इलेक्ट्रॉन का बैलेंस सिस्टम समझाया गया है किसी भी ट्रांजिस्टर में। तो पूछा जाता है कि किसी भी ट्रांजिस्टर में बेस करंट कितने परसेंट होती है, तो मेरे इस एग्जांपल के हिसाब से बेस करंट एमीटर के 2% होती है और कलेक्टर करंट आपकी 98% होती है। कभी कभी आपको 90% भी दे सकते हैं, कभी कभी आपको 90% भी दे सकते हैं, तो कभी कभी आपको 90% भी दे देंगे, कभी कभी आपको बेटा यहाँ पे, मतलब कुल मिलाकर हम लोग एक काम कर लेंगे। एक बात तो बिल्कुल पक्का यहाँ से है बेटा, है ना, तो एक चीज तो बिल्कुल हम लोग यहाँ पे क्लियर कर लेंगे बेटा कि आपके पास इलेक्ट्रॉन बैलेंस में अगर हम देखें तो करंट का डायरेक्शन क्या है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट अगर देखेंगे तो आज के बाद सिंबल तैयार हो जाएगा, सिंबल तैयार हो जाएगा आज के बाद। और बताइए ये सिंबल में इसको कर लेंगे हम लोग एमीटर, दिस इज पार्ट ऑफ बेस, दिस इज कलेक्टर, और बेटा आप देखिएगा एमीटर से बेस इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन हो जाएगी बेस टू एमीटर, तो ये एनपीएन का सिंबल है। आज के बाद एनपीएन का सिंबल आपका ये रहे, सिंबल ऑफ एनपीएन आपके पास ये रहे। ओके बेटा, यहां तक बता दीजिए, कोई किसी को डाउट हो बता दीजिए। चले बोलो बेटा, डन करें, डन करें बेटा। देखो यहाँ पे आ जाएगा, हम बनाते तो ही ऐसे है ना, ये आ जाएगा बेटा पी टाइप, ये आ जाएगा एन टाइप,
और ये आ जाएगा आपके पास बेटा, और ये आप समझ लीजिएगा पीएनपी में ये आ जाएगा आपके पास। ये आपका फॉरवर्ड वाइज बनाना है, ग्राउंड करेंगे हम लोग इसको बेटा, और इसको रिवर्स वाइज बनाएंगे। बेटा हम अगर बात करें तो जरा इसकी बाइजिंग को हम जरा बना के दिखाएं, तो पी टाइप को हम फॉरवर्ड बनाने का मतलब जानते हैं। हमारे पास ये आ जाएगा, और एक बात याद रखिएगा, ये आ जाएगा हमारे पास, और ये आ जाएगा हमारे पास बेटा रिवर्स बाइजिंग। रिवर्स बाइजिंग में पी को नेगेटिव करना पड़ेगा, रिवर्स बाइजिंग में पी एन को पॉजिटिव करते जा रहे हैं, और ये हमारे पास आ जाएगा। देखिए ये आपका नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये पीएन जंक्शन आपका क्या हो जाएगा, ये वाला पीएन जंक्शन आपका बेटा क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बाइजिंग हो जाएगी, ये वाला पीएन जंक्शन रिवर्स बाइजिंग हो जाएगी। यहाँ पे उसी तरीके से हम लोग होल्स बनाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि यहाँ पर आप उसी तरीके से वर्क करोगे, बस केवल एक फर्क होगा, नंबर ऑफ होल्स आपके जो होंगे वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के फॉर्म में होंगे, और यहाँ पर आपका डोपिंग कुछ कम होती है। यू नो वेल, डोपिंग कहाँ पे कम होती है? कलेक्टर में, इमीटर से कम होती है, कलेक्टर में एमीटर से कम होती है ना, कलेक्टर में एमीटर से कम होती है। बेटा एक बात तो बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा कि हम बिल्कुल वैसे ही कंडक्शन को पढ़ें तो जितने हमारे, वैसे तो इलेक्ट्रॉन चलते हैं, होल तो चलते नहीं है, लेकिन हम मान के चलें कि अगर होल हमारे इधर 100 चले, समझना, तो यहाँ पे रहते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे दो आपके होल इलेक्ट्रॉन के साथ क्या हो जाएंगे? दो होल आपके इलेक्ट्रॉन के साथ रिकॉम्बिनेशन कर लेंगे, या कह सकते हो कि दो इलेक्ट्रॉन हमारे ऐसे आएंगे और ऐसे चले जाएंगे, और ऐसे आएंगे और ऐसे चले जाएंगे, ऐसे आएंगे और ऐसे चले जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब दो इलेक्ट्रॉन जब आपके इस तरह से आ जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ से क्या चलेंगे, जल्दी से बताइए। आप देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन आपके नीचे आएंगे तो हमारी करंट जो बनेगी वो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन की वजह से बनेगी। और हमारी करंट कितनी बनेगी बच्चों? ये देखिए करंट हमारी आ रही है ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन के जस्ट ऑपोजिट, और ये हमारी बेस करंट आ रही है। बताइए यहाँ पे कितने होल आ जाएंगे? वहां से 98 होल आ रहे हैं, और वो सारे होल हमारे यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा, 98 होल जो हमारे इकट्ठे हो जाएंगे ना, यहाँ पे होल तो वायर में चलेंगे नहीं, यहाँ इस वायर से 98 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, और वो 98 इलेक्ट्रॉन जाकर एक एक करके होल को नलीफाई करेंगे। तो जब एक एक करके होल को नलीफाई करेंगे तो हमारे यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ऊपर की तरफ, और उसके ठीक ऑपोजिट क्या आ जाएगी? इसको कहते हैं कलेक्टर करंट, इसको कहते हैं बेस करंट। और यहाँ पे कौन सी करंट आएगी बेटा? इसको कहते हैं एमीटर करंट। वो कैसे आप पढ़ोगे, कैसे आप? क्योंकि आपके पास पी टाइप में होल की डेफिशिएंसी आ जाएगी, तो यहाँ से जब हम लोग यहाँ से 100 इलेक्ट्रॉन्स को जब बाहर करेंगे तो हमारे जब 100 इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाएंगे तो ये हमारे बेटा, ये इलेक्ट्रॉन हमारे कहाँ पे जाएंगे? देखिए यहाँ, और जस्ट ऑपोजिट क्या जाएगी? करंट। और फिर से जो है हमारे 100 होल यहाँ पे रीजनरेट हो जाएंगे, है ना। तो कुल मिलाकर हमारे पास करंट क्या हो जाएगी बेटा? आई हो। डन बेटा। अब एक बात समझिएगा, हम लोग बेसिक फंडामेंटल दोनों में वही पढ़ेंगे, ये वाला फंडामेंटल दोनों में सेम रहेगा। और एक बात समझ लीजिएगा, विच वर्किंग इज फास्टर, इलेक्ट्रॉन की वर्किंग एनपीएन में फास्टर होती है।
तो एनपीएन ट्रांजिस्टर आर फास्टर, तो एनपीएन आर फास्ट वर्किंग, ये आपके फास्ट वर्किंग होते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर, ये हमारे फास्ट वर्किंग होते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर। और पीएनपी जो होते हैं ये हमारे ये स्लो वर्किंग होते हैं हमारे पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो कौन से ट्रांजिस्टर आपके फास्ट वर्किंग है? एनपीएन। बेटर कौन से होंगे? एनपीएन। बेटा एक बात सुन लीजिएगा ध्यान से कि हम अगर आपको यहां से आगे बताएं तो हमारे पास ट्रांजिस्टर को सिंबलाइज करने का ये तरीका था एनपीएन का, और जरा हम इसको बता दें तो यहां पर वैसे ही पीएनपी बनाने जा रहे हैं। देखिएगा ये हमारा आ गया, ये आ गया, ये आ गया। तो जब हम पीएनपी बनाने जा रहे हैं तो हमारे पास आ जाएगा, देखो बेटा यहाँ एमीटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है। तो एमीटर से बेस जाएंगे हम, और एमीटर से बेस हम जब जाएंगे तो एमीटर से बेस हमारे होल जा रहे हैं, तो ऑपोजिट इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो करंट की डायरेक्शन ये आएगी, और दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट एमीटर टू बेस, राइट। एमीटर से बेस हमारी करंट की डायरेक्शन हो जाएगी, और इसको कहेंगे पीएनपी। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर में सिंबल देखिएगा और डायरेक्शन करंट की देखिएगा बेटा। आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे किसी भी ट्रांजिस्टर, चाहे एनपीएन हो चाहे पीएनपी हो, हम किसी को भी जब भी हम प्लॉट करेंगे कैरेक्टरिस्टिक कर्व या यूज करेंगे तो 3 प्रकार से यूज कर सकते हैं, कॉमन बेस, कॉमन एमीटर और कॉमन कलेक्टर। सबसे पहले मैं कॉमन बेस समझाने जा रहा हूँ। कॉमन बेस, और कॉमन बेस का सर्किट डायग्राम समझिएगा। देखो हम लोग क्या करते हैं, बेस को ग्राउंड कर लेते हैं। तो कॉमन बेस का जरा सर्किट डायग्राम समझिएगा। देखिए बेटा कॉमन बेस का सर्किट डायग्राम मैं बनाने जा रहा हूं, और कौन सा ट्रांजिस्टर इस्तेमाल करना है? सर ऐसा करिए आप एनपीएन ही इस्तेमाल कर लीजिए। बिल्कुल करेक्ट, हम लोग एनपीएन को ही इस्तेमाल करने जा रहे हैं। देखिए, और एनपीएन को जब इस्तेमाल करेंगे, ये एन हो गया, ये पी हो गया, और ये एन हो गया। बेटा यहाँ पे आएंगे तो हमारे पास ये जो है ना, देखना ये फॉरवर्ड बाइजिंग में करना होता है एमीटर बेस को, और एमीटर बेस को फॉरवर्ड बाइजिंग करने के लिए एन को नेगेटिव से जोड़ेंगे। तो यहाँ पे 2 बैटरी इस्तेमाल करेंगे, एक ये वाली और एक बैटरी आपकी इस्तेमाल होगी ये वाली, जिसमें आपका एन होगा पॉजिटिव, क्योंकि रिवर्स बाइज बैटरी ये वाली होगी। तो ये वाली कैरेक्टरिस्टिक जो होती है, ये वाला जो हमारा सर्किट डायग्राम होता है, इसमें ये वाली जो बैटरी होती है जिसको हम रिवर्स बैटरी कहते हैं, दिस इज सम वॉट हायर देन, ये हमारी थोड़ी सी ज्यादा होती है, किससे? बड़ी होती है, ग्रेटर देन फॉरवर्ड बैटरी। क्यों? क्योंकि इसमें सर्किट में रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। और एक बात ध्यान रखिएगा, इन्होंने जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व प्लॉट किया है ना, हमारे पास सिर्फ इतना डायग्राम है, और इसी से हम कैरेक्टरिस्टिक कर्व प्लॉट करने जा रहे हैं। समझिएगा, कैरेक्टरिस्टिक कर्व प्लॉट करेंगे 2, ये हमारा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व देगा और ये हमारा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व देगा। इनपुट ग्राफ बनेगा IV में और आउटपुट ग्राफ बनेगा। बताइए कौन सी करंट इनपुट हो जाएगी? ये करंट हमारी हो जाएगी एमीटर करंट, क्योंकि ये एमीटर है, ये बेस है, बेस ग्राउंड हो गया, और ये कलेक्टर है, तो कलेक्टर करंट हो जाएगी हमारी आउटपुट करंट। कुछ बच्चे एक बात सोचते हैं, दिमाग में उनके आता है कि ये जैसे कोई चीज बाहर आ रही है, जैसे ये बाहर की तरफ आ रहा है, तो जो बाहर आ रहा है वो आउटपुट हो गया। ये गलत हो जाता है। आप समझिएगा कि इनपुट कौन सा होगा, बेस इज कॉमन, बेस इज कॉमन, और ट्रांजिस्टर में हमेशा इनपुट होगा आपका एमीटर, और कलेक्टर से आउटपुट लेंगे। बेस इज कॉमन। अगर हम लोग इसी तरह से आपको बताएं तो सपोज करिए इनपुट करंट कौन सी हो जाएगी कॉमन बेस में, तो इनपुट करंट हो जाएगी आपकी, बताओ बेटा, IE, और आउटपुट करंट कौन सी हो जाएगी? तो बेटा देखो ये ग्राफ बनाया है हमारा इनपुट ग्राफ, इसको कहते हैं इनपुट कर्व, और इनपुट कर्व बनेगा I और VEB। VEB जानते हैं क्या होता है? एमीटर और बेस वोल्टेज, तो इसको VEB भी कहते हैं, और इसको कहते हैं VCB। तो V2 को VCB कहते हैं और V1 को VEB कहते हैं। तो जो ग्राफ हमारा करंट और वोल्टेज में बनेगा उसको कैरेक्टरिस्टिक कर्व कहा जाता है, लेकिन इसके पीछे कोई रीजन नहीं है। एक्चुअली ये फॉरवर्ड वाइज जैसा है ग्राफ, क्योंकि आपको पता है ये फॉरवर्ड वाइज ही होता है एमीटर बेस आपका, तो लगभग हमारा फॉरवर्ड वाइज मिलेगा, और रिवर्स वाइज जैसा ग्राफ मिलेगा आपका कौन सा वाला? कलेक्टर वाला। तो ये हमारा रिवर्स वाइज जैसा ग्राफ आएगा।
रिवर्स बायस का ग्राफ पता है आपको कैसा आता है? अगर हम लोग इस तरह से प्लॉट करें तो रिवर्स बायस का ग्राफ आपका ऐसे आता है। ये देखो, ये ग्राफ ऐसे ही तो है, बस केवल ये ऐसे आता है। ये देखिए ऐसे, ये देखिए ये ऐसे ग्राफ है। तो ग्राफ ये कभी 34 ईयर में आए नहीं। कैरेक्टरिस्टिक कर्व किसी बच्चे को पढ़ना नहीं, मतलब मैं आपको बस बेसिक सिखा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपको आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक बनानी है, तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक बनेगी आउटपुट करंट में और आउटपुट वोल्टेज में। तो आईसी में बनेगी और बेटा वीसीबी में बनेगी। ऐसे ही अगर आपको बनाना है यहाँ पे, तो यहाँ पे बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये कॉमन एमीटर आ गया, ठीक। और कॉमन एमीटर में हम लोग सर्किट जरा बनाए तो कैसे बनाएंगे, चलो कॉमन एमीटर का सर्किट बनाने जा रहे हैं। कॉमन एमीटर का सर्किट बनाने जा रहे हैं। कॉमन एमीटर, बेटा देखिएगा, कॉमन एमीटर, ये आल आपका आ गया बेस, और ये आ गया आपके पास, और ये आ गया आपके पास, और ये आ गया आपके पास, और ये आ गया आपके पास। तो बेटा ये देखिए एमीटर हो गया, और ये देखिए आपके पास क्या आएगा, कलेक्टर आएगा, ये आपके पास बेस आएगा, और ये वाली जो बैटरी हो जाएगी ये पॉजिटिव करनी पड़ेगी टर्मिनल, क्योंकि आपको क्या करना है, इसको फॉरवर्ड करना है। पी टाइप ये है, एन टाइप ये है, पी टाइप ये, एन टाइप ये। कोई भी चीज पूछनी हो तो आप मुझे दो मिनट रोक के आप पूछ सकते हैं। कोई भी चीज आपको पूछनी हो तो ये देखो एन हो गया, ये पी हो गया, ये एन। अगर हम बेटा यहाँ पर आ जाएं तो यहाँ पर हम कलेक्टर को जोड़ेंगे ऐसी बैटरी से जो हमारा कलेक्टर को रिवर्स कर दे। तो कलेक्टर को पॉजिटिव से जोड़ेंगे तो तभी तो रिवर्स होगा, क्योंकि एन टाइप है, ये पॉजिटिव से रहेगा तभी तो रिवर्स बाइज आएगा। यहाँ वाली करंट हो जाएगी कलेक्टर करंट, और ये वाली करंट हो जाएगी बेस करंट। ये वाली बैटरी हो जाएगी VEB, और ये वाली बैटरी हो जाएगी बेटा VCE, क्योंकि कलेक्टर है। तो बताओ यहाँ पे आपकी इनपुट करंट किस, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक किस में मिलेगी, इनपुट वाला ग्राफ मिलेगा VEB में मिलेगा, और बेटा IE में, IB में मिलेगा। और आउटपुट वाला किस में मिलेगा, आउटपुट वाला मिलेगा IC में और बेटा VCE में। तो हम लोग यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक कर्व को कोई प्लॉट नहीं करेगा। देखिए मैंने ऊपर बनाया हुआ, इनपुट वाला ग्राफ मिलेगा IB में और बेटा VEB में, और आउटपुट वाला ग्राफ मिलेगा आपका IC में और मिलेगा VCE में। ठीक है बेटा, डन। आगे बढ़ जाएं। तो किसी बच्चे को वर्किंग समझनी है और किसी बच्चे को ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर समझना है। एम्पलीफायर समझ में अच्छे से आ जाए, इसीलिए मैंने इसको बनाने की कोशिश की। एम्पलीफायर में क्या होता है, एम्पलीट्यूड को बढ़ाने की प्रक्रिया को कहते हैं एम्पलीफायर। एम्पलीफायर जो होता है वो हमेशा एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर देता है। तो आउटपुट सिग्नल जो होता है वो हमेशा एम्पलीफाइड सिग्नल होता है। हमारे पास 3 तरह के एम्पलीफायर होते हैं, लेकिन उनमें से 2 ही काम के होते हैं। ये वाला हम लोग यूज नहीं करते हैं, क्योंकि इस एम्पलीफायर में हमारा इनपुट वाला रेजिस्टेंस जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। कॉमन बेस एम्पलीफायर पे आ जाते हैं। तो कॉमन बेस एम्पलीफायर का डायग्राम आप ये ना पढ़िए, मेरा वाला डायग्राम पढ़िए। देखिए बेटा, ये लगाया, ये बेस बनाया, ये कलेक्टर आया, और ये बेटा हमारे पास एमीटर आया। अच्छा, कॉमन बेस बनाना, ठीक है। कॉमन बेस बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे और देखो बेस इज ग्राउंडेड। पहले तो बेस को ग्राउंड कर लेंगे, फिर बेटा ये आ जाएगा एमीटर, ये एमीटर आ गया, और ये आ जाएगा आपके पास कलेक्टर, और ये आ जाएगा आपके पास बेस, और देखिए ये वाला आ जाएगा आपके पास बेटा R1 रेजिस्टेंस आ जाएगा इनपुट वाला, और यहाँ पे बैटरी लगाएंगे हम लोग, फॉरवर्ड बैटरी लगाएंगे, और ये V1 आ गया। और यहाँ पर बैटरी हमारी क्या हो जाएगी बेटा, रिवर्स बैटरी हो जाएगी, और ये वाला आ जाएगा आपके पास बेटा R2। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कुल मिला के एक बात तो समझ में ये आ गई कि R2 को हम आउटपुट बोलेंगे, और इसी के अक्रॉस हम आउटपुट लेने जा रहे हैं। तो आउटपुट जब आप इसके अक्रॉस लेंगे और यहाँ पे इनपुट देंगे, तो देखो इन्होंने दिया भी हुआ, ये देखिए। तो मैं इसी को यहाँ बना दूं, इनपुट आपका और आउटपुट आपका जो मिलेगा, कहने का मतलब है कि आउटपुट में
हमारे पास एम्प्लीफिकेशन हो जाए, एम्प्लीफाइड वोल्टेज हो गया। ठीक है, अच्छा एक बात ध्यान से सुनिएगा, इनपुट वाला सर्किट ये है, आउटपुट वाला सर्किट ये है। दिस करंट इज इनपुट करंट, एमीटर करंट, और दिस करंट इज आउटपुट करंट, कलेक्टर करंट। सारे बच्चे देखिएगा, V1 से बड़ी बैटरी कौन सी हो जाएगी? V2। तो मेरे पास यहाँ पे तीन बातें आएंगी। एक तो पढ़ना होगा सबको करंट गेन, और करंट गेन हमारे दो होते हैं, एक हमारा डीसी करंट गेन होता है और एक हमारा एसी करंट गेन। तो जो डीसी करंट गेन होता है वो आपका ये मिलेगा, आपका सिंबल होता है अल्फा, अल्फा। तो डीसी करंट गेन जो होता है बेटा, उसको हम लोग दोनों ही अल्फा होते हैं, तो अल्फा डीसी अगर निकालेंगे और अल्फा एसी अगर निकालेंगे, तो एक बात याद रखिएगा, गेन का मतलब होता है आई आउटपुट अपॉन आई इनपुट। तो अगर आप डीसी लोगे तो आई सी अपॉन आई ई आएगा, और अगर एसी लेंगे तो एसी में चेंज इन एमीटर करंट अपॉन चेंज इन कलेक्टर करंट आएगा, चेंज इन कलेक्टर करंट अपॉन चेंज इन एमीटर करंट, आउटपुट करंट का चेंज। और बेटा होता क्या है, गेन को डिफाइन करो तो आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय इनपुट करंट को गेन कहते हैं, राइट। तो हमारे पास अल्फा एसी और अल्फा डीसी। रिमेंबर वन थिंग, ट्रांजिस्टर की सबसे बड़ी करंट 98 की होती है। देखो ट्रांजिस्टर में जो करंट होती है, अगर तीनों करंट को कंपेयर करो तो जस्ट मैंने आपको बताया, सबसे बड़ी करंट होती है ये वाली, उससे छोटी होती है ये वाली, सबसे छोटी होती है बेस। तो ट्रांजिस्टर की करंट के बेसिस पर देखें अगर हम लोग, तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू जो हमेशा 1 से छोटी है, हमेशा आपका अल्फा जो होगा वो लेस देन 1। आइए बेटा अगली चीज निकालते हैं, वोल्टेज गेन। तो वोल्टेज गेन अगर निकालेंगे तो वोल्टेज गेन होता है आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज, और आउटपुट सर्किट क्या है ये, और आउटपुट वोल्टेज कितना हो जाएगा, ICR2 कलेक्टर करंट, और R2 है लोड रेजिस्टेंस, और इनपुट वोल्टेज कितना हो जाएगा, IER1। और बेटा हमारे पास आ जाएगा IC अपॉन IE को कहते हैं अल्फा, और R2 डिवाइडेड बाई आ जाएगा R। तो वोल्टेज गेन जो होता है वो हमेशा हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे और अच्छे से इसको। अच्छा बेटा सारे बच्चे एक बात समझ लीजिएगा कि जब हम करंट पावर गेन निकालेंगे, जैसे ये देखो करंट गेन आया, ये देखो आपका वोल्टेज गेन आया, अभी अभी बताया, ऐसे ही आप एक आखिरी बात निकाल दो, पावर गेन। तो जब आप पावर गेन निकालेंगे तो हमारे पास पावर गेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, पावर गेन का फॉर्मूला हो जाएगा पावर आउटपुट डिवाइडेड बाई पावर इनपुट। और पावर आउटपुट और पावर इनपुट का मतलब जानते हैं, आउटपुट पावर का मतलब हो गया वी आउट, मतलब पावर आउटपुट का मतलब जानते हैं, आउटपुट वोल्टेज है ना, VI होता है बेटा, ठीक। या इसको हम लोग ऐसे कर लें, पावर गेन में बहुत ही बढ़िया होता है, सबसे अच्छा होता है पावर गेन को आप ऐसे निकालिए, देखिए बेटा पावर गेन को आप ऐसे निकालिए, वोल्टेज गेन पावर इक्वल टू VI होता है, और करंट गेन, और वोल्टेज गेन का फॉर्मूला अभी अभी बताया अल्फा R2 बाई R1, और करंट गेन का फॉर्मूला हो जाएगा अल्फा, तो दैट विल बी अल्फा स्क्वायर और R2 बाई R। तो कुल मिला के हमारे पास आ जाएगा पावर गेन की वैल्यू। अच्छे से लर्न कर लीजिए, तीनों पे फॉर्मूला मिलेगा, और कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है, नो फेज चेंज बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट, नो फेज डिफरेंस बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट। आपका आउटपुट और इनपुट के बीच में कोई भी फेज डिफरेंस, राइट। हम आगे बढ़ जाए बेटा, बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट, आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज के बीच में कोई भी फेज डिफरेंस बेटा नहीं आता है। तो फेज डिफरेंस आपका आउटपुट और इनपुट में कभी नहीं मिलेगा। पावर गेन भी हो गया। देखिए एक आपका ट्रांजिस्टर का आखिरी पार्ट है, वो है कॉमन एमीटर एम्पलीफायर। और कॉमन एमीटर एम्पलीफायर में देखिएगा सर्किट डायग्राम में, ये आपका जो सर्किट डायग्राम है बेटा, इसमें एमीटर को टेक इट कॉमन, आप इसको जब कॉमन करोगे ग्राउंड करोगे, और ये कलेक्टर हो गया। तो कलेक्टर वाला बेटा ना जो पीएन जंक्शन है, समझने की कोशिश करिएगा, ये वाला जो पीएन जंक्शन है और ये वाला पीएन जंक्शन, दो पीएन जंक्शन होते हैं। तो जब आपका ये वाला हम बनाएंगे बेस वाला,
और एमीटर वाला। ये बैटरी देखिए, ये बैटरी हमने पॉजिटिव से जोड़ी है, लेकिन ये बैटरी छोटी बैटरी होगी, और ये भी पॉजिटिव जोड़ा है, लेकिन ये वाली जो बैटरी होती है, यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस लगा दिया R1, यहाँ पे हमने आउटपुट रेजिस्टेंस लगा दिया R2, और यहाँ वाली जो बैटरी है वो थोड़ी सी बड़ी बैटरी है, और R2 जो है वो हमारी बड़ी है, बड़ा रेजिस्टेंस है, लोड रेजिस्टेंस हमारा R2 हो गया, और ये करंट जाएगी आउटपुट करंट IC। दिस करंट इज आउटपुट, दिस करंट इज इनपुट करंट, राइट। बेटा याद रखिएगा, ये वाला साइकिल ये हो गया, और ये वाला आपका क्लोज मैश ये हो गया, ठीक, समझिएगा ध्यान से। अगर हम आपसे कहें कि जरा यहाँ पे तीनों गेन बताइए, बताइए आई गेन क्या हो जाएगा। वोल्टेज गेन यहाँ पे आ जाएगा बीटा, और बीटा की वैल्यू AC और DC, बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी AC और DC, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बीटा DC और बीटा AC। करंट गेन का वही फॉर्मूला, आउटपुट करंट और इनपुट करंट, तो दिस इज IC अपॉन IB, तो दिस इज डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB। कभी भी डेल्टा यूज करना तो हमेशा आप तब करना जब ऑल्टरनेटिंग करंट हो, और इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन, क्योंकि IC आपकी जो है, तो हम लोग समझ जाएंगे बीटा ग्रेटर देन अल्फा। अच्छा बेटा, वोल्टेज गेन अगर निकालेंगे तो सिमिलरली फॉर्मूला आ जाएगा बीटा इंटू R2 बाई R1, और पावर गेन अगर निकालेंगे तो सिमिलरली फॉर्मूला हो जाएगा P बीटा स्क्वायर R2 बाई R1। तो कभी भी फॉर्मूले में, अच्छा एक बहुत बड़ी बात है क्या, कि इसमें और इसमें फेज का डिफरेंस होता है, और फेज चेंज हो जाता है आपका, फेज डिफरेंस पाई का रहता है, 180 का फेज डिफरेंस होता है। मतलब ये वाली इनपुट की पल्स अगर ऐसे जाएगी तो आउटपुट की जो पल्स होगी वो आपकी बेटा ऐसे, ठीक है। अच्छा बेटा, सारे लोग मेश 1 में जरा KCL लगाने की कोशिश करो। जैसे हम लोग V1 बैटरी लेते हैं, और V1 बैटरी हमारी आपका कितना पोटेंशियल ड्रॉप करती है, यहाँ पे IBR1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा टर्मिनल वोल्टेज, बेस एमीटर टर्मिनल वोल्टेज, समझना। मैं अगर यही डायग्राम, इतना डायग्राम यहां बनाऊं, देखिए क्या बनाते हैं, हमारे पास ये आ जाएगा, हमारे पास ये आ जाएगा, हमारे पास ये आ जाएगा, हमारे पास ये बैटरी आ जाएगी, हमारे पास बेटा ये PN जंक्शन आ जाएगा। तो बेटा यही वाला आपसे कहा जाए ना कि बताइए बैटरी कितने वोल्ट की है V1, और बताइए यहाँ पे कितना रेजिस्टेंस है बेटा R1, बताइए कितनी करंट जाती है IB, कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ IBR1, बताइए इसका टर्मिनल क्या है बेस, इसका टर्मिनल क्या है एमीटर, तो इसमें कितना वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा VEB, ये वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। बताइए V1 कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे IBR1 और प्लस बोलोगे VEB। तो मुझे लगता है सभी बच्चों को ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। कभी भी हमको अगर इसमें कोई भी चीज फाइंड करनी हो तो हम आराम से निकाल सकते हैं, VEB भी कह सकते हैं और VBE भी कह सकते हैं। बताओ बेटा, डन? इतना क्लियर हो गया? ठीक है, आगे बढ़ जाए। अच्छा बेटा, इसी तरह से हम कहीं पर भी निकाल सकते हैं किरचॉफ लॉ लगाकर। और देखो ये कंप्लीट मैंने आपको सारी चीजें, कॉमन एमीटर, कॉमन बेस, पावर गेन, अब ये चीज आपकी यहाँ पर रह जाती है, वो रह जाती है बेटा आपकी अल्फा बीटा का रिलेशन। जरा देखिए सारे बच्चे, IE जो होता है ना, इसको कहते हैं IB प्लस IC, ठीक। अब आप समझ लीजिएगा, I जो होता है ना, इसको हम लोग अगर IE से डिवाइड कर दें दोनों तरफ, तो जब आप IE से डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा IB और ये हो जाएगा IE।
IC IE, हमको पता है ये हमारा, समझ लीजिएगा ध्यान से, इसको हम IC से डिवाइड करना चाहिए, है ना, IC से डिवाइड करना है। जब आप IC से डिवाइड करेंगे तो आपको यहाँ पे अल्फा बीटा मिल जाए। बेटा देखो IC से इसको डिवाइड कर दो, IC से इसको डिवाइड कर दो, ये क्या आ जाएगा 1 बाई अल्फा, और ये क्या आ जाएगा 1 बाई बीटा, और ये क्या आ जाएगा 1। तो 1 बाई अल्फा माइनस 1 बाई बीटा इक्वल टू होता है पहला। और दूसरा रिलेशन, होता है आपका, यहां से निकलता है, वो निकलता है 1 बाई अल्फा इक्वल टू 1 प्लस बीटा डिवाइडेड बाई बीटा। अल्फा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। अगला रिलेशन यहां से आता है 1 बाई अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 1 बाई बीटा कर दीजिए, तो 1 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई बीटा, और आपके पास आ जाएगा बीटा इक्वल टू आ जाएगा अल्फा अपॉन 1 माइनस। तो रिमेंबर ऑल दीज रिलेशन, ठीक है बेटा, और आपका ये वाला रिलेशन हो गया। अच्छा बेटा एक काम करिएगा, यहाँ पे जरा निकालिएगा 1 प्लस बीटा की कितनी वैल्यू है, तो आप कहोगे बीटा अपॉन अल्फा आ जाएगा। यहाँ से निकालिएगा 1 माइनस अल्फा की कितनी वैल्यू है, तो अल्फा अपॉन बीटा हो जाएगा। इक्वेशन ये ले लो और इक्वेशन ये ले लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो 1 प्लस बीटा और 1 माइनस अल्फा, ये आ जाएगा हमारे पास बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा, और अल्फा डिवाइडेड बाई बीटा कट जाएगा तो कितना आएगा 1। तो 1 प्लस बीटा 1 माइनस अल्फा, ये नया रिलेशन आ गया। तो इस तरह से हमारे अल्फा बीटा के जितने भी रिलेशंस होते हैं उनको हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा, जो नॉट गेट होता है ना, जैसे एक हमारे पास क्वेश्चन आता है कि ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं एज ए स्विच एंड एज ए एम्पलीफायर। तो ट्रांजिस्टर को हम एज ए स्विच और एज ए एम्पलीफायर अगर इस्तेमाल करेंगे तो कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये जैसे यहाँ पे है ना, ये ट्रांजिस्टर एज ए स्विच, देखो बेटा समझना, मैं यहां से आपको चीजें बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर हम लोग अगर कॉमन एमीटर ले लें तो एज अ स्विच, यानी कि गेट, ट्रांजिस्टर को गेट की तरह इस्तेमाल करेंगे और एम्पलीफायर की तरह इस्तेमाल करेंगे। तो देखो उसके लिए मैं आपको एक मेथड बताता हूं। जस्ट आई टोल्ड यू, मैंने आपको यहां पर बताया भी है, ये हमारा कॉमन एमीटर बना लीजिए, ये कलेक्टर बना लीजिए, और ये वाला बेस का रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, पी टाइप है, और हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ही आपका आ चुका है। अगर ट्रांजिस्टर आता है तो हो सकता है कि ये मिले, इसको V1 कह देते हैं, इसको R1 कह देते हैं, ये करंट IB आती है, इसको V इनपुट भी कह सकते हैं, और ये VB हो जाएगा, राइट। अच्छा बेटा एक काम और करेंगे, यहाँ पे हम लोग आउटपुट ले लेंगे, यहाँ से ये R2 हो जाएगा, ये वाली बैटरी हमारी V2 हो जाएगी, राइट, और ये करंट हमारी IC हो जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पे आउटपुट कहाँ से लिया जाएगा, कॉमन एमीटर, यानी कि इससे आउटपुट लिया जाएगा। तो हमारा ये VCE जो है वो आउटपुट है बेटा। तो हमारी दो इक्वेशन बन रही है यहाँ पे, एक तो मेष 1 में इक्वेशन कौन सी बनेगी,
मैथ्स 1 में बनेगी, V1 कर लो, इसको V1 कर लीजिए आप। तो V1 इक्वल टू किरचॉफ लॉ लगा के V1 इक्वल टू बताइए IB R1 आएगा और प्लस VB आएगा। और यहां पे कौन सी इक्वेशन बनेगी, ये वाली बताइए। V2 इक्वल टू बताइए IC R2 प्लस VCE। तो VCE को कहते हैं आउटपुट वोल्टेज। V2 माइनस आ जाएगा ICR2, ये आ जाएगी इक्वेशन 1 2। और यहां से आप निकालेंगे, है ना बेटा, तो यहां से निकालेंगे तो ये V इनपुट आ जाएगा, इनपुट वोल्टेज यहां से निकालेंगे IB R1 प्लस VB। सारे बच्चे ध्यान से सुनिए, हमारे पास ये आउटपुट हो गया, इसको आउटपुट कह दीजिएगा, V आउटपुट V2 माइनस ICR2। अब एक ग्राफ प्लॉट करना है, जो ग्राफ हम प्लॉट करने जा रहे हैं, वोल्टेज मतलब ये आउटपुट वोल्टेज है और ये इनपुट वोल्टेज। आउटपुट और इनपुट में ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं, ठीक, समझना ध्यान से। आपको पता है यहाँ पे आउटपुट इनपुट लो है, तो फिर आउटपुट क्या होगा, अगर बेटा ये लो होगा यानी कि ये 0 होगा, तो इसके लिए IB 0 हो जाएगा। और अगर IB 0 हो जाएगा तो IC भी 0 हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है बीटा इक्वल टू होता है IC अपॉन IB। अगर IB 0 है तो बीटा आपका IC भी 0 हो जाएगा। और अगर IC 0 हो जाएगा तो फिर आपका, सारे बच्चे देखना फिर से सुनो, अगर ये लो हुआ 0 तो उसके लिए ये भी 0 होगा। और अगर ये 0 है तो रेजिस्टेंस कभी 0 नहीं हो सकता, IB 0 होगा। तो मेरे पास दो बातें हैं, देखो यहां से पढ़ते हैं, यहां से कहां लिखे, जगह नहीं। देखिए यहां पे इनपुट इज लो, अगर इनपुट को लो कर दें ब्लू कलर, इनपुट को लो कर दें तो आपका इसका मतलब है कि IB 0 हो गया। और IB 0 का मतलब जानते हैं, IC 0 हो गया। और IC 0 यहां पुट कर दीजिए सारे बच्चे, उस समय आपके पास आउटपुट की वैल्यू सबसे ज्यादा आ रही है और वो मैक्सिमम आ रही है। तो कहा जाता है कि अगर इनपुट लो होता है और आउटपुट मैक्सिमम आ जाए, ये वाली कंडीशन आती है। इनपुट लो है और आउटपुट आपका सबसे ज्यादा होगा। और उल्टा करो, अगर हम इनपुट की वैल्यू को हाई कर लें तो आउटपुट की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो अगर ये हाई है तो उस समय सबसे ज्यादा करंट, सबसे ज्यादा वैल्यू और सबसे ज्यादा IC, ये मैक्सिमम, IC मैक्सिमम। और जब IC मैक्सिमम है तो बताओ आउटपुट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मिनिमम। क्योंकि जब IC मैक्सिमम है तो ये वाली वैल्यू सबसे ज्यादा हो जाएगी। तो इसको दो लाइन में मैं बताता हूं बेटा, ये तरीका सबसे बढ़िया है। तो आप बताओ कि आपका ये ग्राफ नीचे आ जाएगा, मतलब इस ग्राफ के 3 पार्ट हो गए, इस ग्राफ के 3 हिस्से हो गए। पहला हिस्सा इस ग्राफ का क्या हुआ और दूसरा हिस्सा इस ग्राफ का क्या हुआ। गुड इवनिंग कर लिया, है ना। और ये आ जाएगा आपके पास बेटा जोन 1 और यहां पे आ जाएगा जोन 2 और यहां पे आ जाएगा जोन। आप बताइए किस जोन में हमारा ये हाई इनपुट नहीं, हाई आउटपुट और लो इनपुट है, बताओ। पहले जोन में। और किस जोन में है हाई आउटपुट, हाई इनपुट, इनपुट हाई और आउटपुट नीचे आ गया। तो हम लोगों ने एक पढ़ा था, गेट पढ़ा था बेटा, जिसमें 0 को कर लेते थे 1, 1 को कर लेते थे 0। कौन सा गेट है बताओ, नॉट।
तो ये नॉट गेट की तरह कौन से जोन में काम करेगा? पहले और तीसरे जोन में। तो ट्रांजिस्टर एज अ स्विच कब रहेगा? एज अ स्विच कब रहेगा? जोन 1 में रहेगा एंड जोन 2 में रहेगा, 3। और एज एम्पलीफायर कब रहेगा? एम्पलीफायर आपका रहेगा बीच वाले जोन। तो बता दीजिए, कंप्लीट हो गया बेटा? ट्रांजिस्टर में एम्पलीफायर, वर्किंग, एज ए स्विच, ग्राफ, सारी बातें मैंने करी। अब मुझे जल्दी से बता दीजिए, आज आपकी मॉडर्न फिजिक्स समाप्त। आज बच्चे तो कम है, 18 बच्चों से 13 ही बच्चे रह गए। ये बता दीजिए आप, कि क्या आप लोग बेटा, क्या आप लोग ये स्विच वाला पार्ट क्लियर हो गया आपका? इसमें कोई चीज पूछनी हो, क्योंकि एनसीईआरटी में वर्किंग, पुरानी एनसीईआरटी में वर्किंग ये दी है बहुत बड़ी वाली। अब मैंने वर्किंग 2 लाइन में बताई है, केवल मेरी वर्किंग की लाइन यही है नीचे वाली। तो आप इस पूरे पेज को बेटा एक बार, मैं चाहता हूं, मैं आपको शेयर किए दे रहा हूं, इस पूरे पेज को मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको एक बार घर में पढ़िएगा जरूर, ठीक है बच्चों? चलो चलिए, अभी मैं शेयर कर देता हूं। गुड नाइट बेटा। कल हम Thank you, लोग पढ़ेंगे लेंस, पढ़ेंगे बेटा। कल 5:30 बजे क्लास है, लेंस पढ़ेंगे बेटा। thank you, sir. बाय, Thank you, गुड sir. नाइट।